करने के लिए भाई हमेशा तत्पर रहेगा और साथ चलेगा। इसके लिए मैं निहाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है और चुनाव में आप सब लोगों ने लगभग मन बना लिया है कि आपका आशीर्वाद कमल के निशान को, आपका आशीर्वाद प्रियंका जी को, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और यह भी आपके ध्यान में होगा ही कि आज भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में बदल चुकी है। जो 10 साल पहले हम देखा करते थे राजनीति का ढर्रा, वो आज राजनीति का तौर तरीका नहीं रह गया। पहले जमाने में लोगों की सरकार के लिए विश्वास लेते थे और बाद में सरकार किसी जाति की हो जाती थी, किसी वर्ग की हो जाती थी। वो सरकार सबकी सरकार नहीं होती थी। वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी जाति के लिए काम करते थे। और चुनाव भी इस प्रकार से होता था जिसमें जातियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। प्रत्याशी कौन है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, नहर के इस तरफ का है कि नहर के उस तरफ का है, इस जिले का है या उस जिले का है, लोगों को बांट करके राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति बदल डाली है और आज विकासवाद की राजनीति हो रही है और विकासवाद को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अब हमारा विरोधी भी आता है तो विकास की बात करता है। अब हमारा विरोधी भी आता है तो विकास की बात उसको करनी पड़ती है। यही पहले जातियों में बटा हुआ राजनीति थी, आज वो विकासवाद से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज दुनिया में कोरोना के महामारी के बाद और कोरोना के साथ यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, सारे यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर था, आज जिस ब्रिटेन को हमारे ऊपर 200 साल जिसने राज किया, उसको पछाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपका आशीर्वाद प्रियंका बेलान जी को मिलेगा, प्रियंका मेघवाल जी को मिलेगा और 2027 में, 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक समय था, अभी अभी कुछ दिन पहले लोगों ने समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना के माध्यम से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य जातिगत जनगणना कम और जातियों में बांटना अधिक था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं चिंता करता हूं तो ज्ञान की चिंता करता हूं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता मेरा किसान और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, युवा की चिंता हो गई, अन्नदाता की चिंता हो गई, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की चिंता हो जाएगी और देश विकास कर जाएगा। ये बात उन्होंने कही।
और मुझे खुशी है कि आज देश, अगर मैं बात करूं तो जो देश उत्तर प्रदेश यूपीए के समय में जहां महंगाई और इन्फ्लेशन 8.2% था, आज इन्फ्लेशन 4.6% पर आकर रुक गया है। उसी तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 50% बढ़ गई है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दुगना हो गया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे यहां विदेशी मुद्रा का निवेश ये भी दुगना हो गया है। आज दुनिया के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, चाइना में नहीं कर रहे, भारत में निवेश कर रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। जापान को हमने पछाड़ दिया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इस बात में हम चौथे नंबर पर थे, आज इस बात का प्रोडक्शन दूसरे नंबर पर हो गया है। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में 97% मोबाइल बन रहा है। और तो और छोड़िए, हमारे एप्पल का भी मोबाइल अब भारत में बन रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आपके सामने इस बात को बताऊं कि हमारे यहां दवाई में 138% एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का उत्पादन 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारा निर्यात 106% बढ़ गया है। और उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से टॉय इंडस्ट्री में भी भारत तीसरे नंबर पर बन गया है। पहले हम खिलौने चाइना से मंगवाया करते थे, आज खिलौने भारत बना रहा है और तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सांस्कृतिक जागरण के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम हुआ है, वो कभी पहले नहीं हुआ था। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। हम 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, वो ढांचे को गिराएंगे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर वहां विराजमान है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो भी हम सबके ध्यान में। धारा 370 जम्मू कश्मीर के बारे में हम 1951 से बोलते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन जब हमारे को आपने ताकत दी, जब आपने उस समय निहाल चंद को जिताकर भेजा, तो 6 अगस्त 2019 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर संविधान की दृष्टि से बन गया। आपने देखा होगा, आप गंगानगर के रहने वाले हो, बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हो पाकिस्तान का किस तरीके से आक्षेप हमारे यहां रहता था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में यूपीए की सरकार मूक दर्शक रहती थी, कोई हिसाब किताब नहीं करती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर उरी में कोई घटना घटी तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगर पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की भाषा से पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया और 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक करके उनके जो कैंप चल रहे थे उनको ध्वस्त कर दिया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और हमारे कांग्रेसी भाई प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। देश का जवान शहीद हो जाता है, देश का जवान देश के लिए लड़ता है और ये कांग्रेसी भाइयों को शर्म नहीं आती,
ये प्रमाण मांगते हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं आपसे, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे बढ़ने देना है क्या? अभी आपको मैं घटना बताता हूं। 9 महीने के अंदर मोदी जी ने कोरोना से लड़ने वाला टीका बनाया। पहली बार भारत ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 टीके बनाए और 220 करोड़ डोज भारत की जनता को और डबल डोज के बाद बूस्टर डोज भी लगा करके कोरोना से मुक्त कराया। ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जब कोरोना की दवाई बन रही थी तो यही कांग्रेसी भाई बोलते थे, इस टीका से बचो, ये टीका अच्छा नहीं है। अपने जाके चुप चुप करके टीका लगा लिया और जनता को गुमराह कर रहे थे। मेरे को एक दिन संसद में मिल गए इनके नेता। मैंने कहा, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? खुद चुप चुप जाकर के मोदी टीका लगाया, लेकिन देखो जनता को गुमराह किया। बताइए, ऐसे गुमराह करने वालों को आप आगे आने देंगे क्या? आगे आने देंगे क्या? मित्रों, मैं ऐसी बहुत सी आपको किस्से 5 साल के सुना सकता हूं जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवहार किया है। आज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अभी निहाल चंद जी बात कर रहे थे, 2300 करोड़ मोदी जी ने दिया सिर्फ नहरों को पक्का करने के लिए। 2300 करोड़ रुपए। आपके यहां बताइए, आपके यहां मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? आपके यहां 2 मेडिकल कॉलेज मिले कि नहीं मिले? आप बताइए, आपका रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ कि नहीं हो रहा है? उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, नई नई नेशनल हाईवे की सड़कें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं? 4 वे 6 वे लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विकास की नई कहानी लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है? मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, हमारे आदिवासी भाई, किसान, इन सब की चिंता किसी ने की है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को देने का काम किसी और ने नहीं किया। उस काम को किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, गांव में पक्की सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? गांव में पक्की सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर बने कि नहीं बने? मुझे याद है निहाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1993 में 1993 में पहली बार विधायक बन गया था और 1993 में मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब, आपको इस साल 2 इंदिरा आवास योजना मिला है, बताइए हम किसको दें? मैं कहता था, बीडीओ साहब, ये आवास तुम ही रख लो, 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या करूंगा? और यहां मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना में घर बना करके दिए, 4 करोड़। और आगे आपने प्रियंका बिलान जी को जिता करके भेजना। मोदी जी का वायदा है, कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। इस तरीके की बात। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, हमारे यहां राजस्थान में हमारी सरकार ने भामाशाह योजना चलाई। गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। भारत की 40% की आबादी को गरीबी को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए सालाना देने का काम किया। स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ इज्जत घर शौचालय बनाए गए, 12 करोड़। आप समझो, यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सड़कों पर, खेतों में, खुले में जाया करती थी। कैसा देश था? कभी किसी को चिंता नहीं हुई। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लाइफ विद डिग्निटी। इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से
कार्य को आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। मैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट रख सकता हूं काम की। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बताया होगा कि किस तरीके से गांव की चिंता की गई है। मैं जब विधायक बना था तो एक गांव में साल भर में 2 साल में 2-2 लाख रुपए आया करते थे। एक पंचायत में 2-2 लाख रुपए आते थे। आज यहां बैठे लोग हैं, इनसे पूछना, आज विकास के लिए एक एक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए आते हैं और विकास होता है। इस तरीके से अंतर किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जनधन योजना में 28 करोड़ खाते बैंक में खुले हैं तो बहनों के खुले हैं और बहनों को विकास के लिए आगे बढ़ाया है। हर दृष्टि से उनका सशक्तिकरण हुआ है। और अभी 3 महीने पहले चुनाव हुआ था। अब जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा और अगला लोकसभा का चुनाव होगा तो 33% नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण 33% महिलाएं संसद में और विधानसभा में होंगी। इसको भी आपने ध्यान में रखना। यह है बदलता भारत, यह है तीव्र गति से आगे चलने वाला भारत। दुनिया में भारत का नाम स्थापित हुआ है। चंद्रयान की बात करो, साउथ पोल पर अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस काम को भी पूरा किया है। इसलिए विकास के नए नए आयाम बने। लेकिन दूसरी ओर आप जानते हैं, एक घमंडिया गठबंधन है, एक इंडी अलायंस है। एक तरफ हमारी कहानी है जो विकास की कहानी है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और एक तरफ ये घमंडिया गठबंधन है जो बोलता है कि हम भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे और हम भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आपको चुनना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है कि नहीं करना है? भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है कि नहीं करना है? मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। एक एक पर एक्शन होगा। मैं आपको इनकी कुछ किस्से सुनाना चाहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, 3G घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, गहलोत की सरकार ने भर्ती घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये घोटाले पे घोटाला करने वाली सरकार है। आप बताइए, ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन का अखिलेश समाजवादी पार्टी, इसने गोमती रिवरफ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए कि इसने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? इसने फूड ग्रेन का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, आरजेडी ने, लालू प्रसाद ने जमीन की जगह नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? हर तरीके का घोटाला किया कि नहीं किया? ये साउथ में, दक्षिण में डीएमके ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? और आपको मालूम है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आप बताइए, ऐसे घोटालेबाज को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, ये गठबंधन ये घमंडिया गठबंधन का पार्ट है, इसने घोटाला किया कि नहीं किया? लैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज एक साथ इकट्ठा आ गए हैं। ये है घमंडिया गठबंधन, ये है भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन। बोलिए, ऐसे गठबंधन को आगे आने देना है क्या? आपको मालूम है, राहुल गांधी बेल पर है। मालूम है, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है?
डीएमके के मंत्री बेल पर हैं कि नहीं है? टीएमसी के मंत्री बेल पर हैं कि नहीं है? और ये हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं? आप बताइए, ये डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं? ये ऐसा गठबंधन है जिसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। इस तरीके का गठबंधन है। आप बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? इनकी जगह कहां है? इनकी जगह कहां है? मित्रों, इस तरीके का इनकी राजनीति है। और ये सभी गठबंधन पार्टियां परिवार की पार्टी है, सब परिवार की पार्टी है। कोई आपसे लेना देना इनको नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, सुखबीर बादल की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ममता और ममता का भतीजा अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, साउथ में केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। ये सब भ्रष्टाचारी हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? ऐसे लोगों की कोई जरूरत है राजनीति में क्या? इनको घर बैठाओगे ना? इनको घर बैठाओगे ना? अभी अभी 2 दिन पहले खड़गे साहब आए और उन्होंने जयपुर में कहा कि प्रधानमंत्री चूरू में बोल रहे थे कि हम धारा 370 समाप्त कर दिया। अरे भाई, ये भाषण देना है तो जम्मू में दो, श्रीनगर में दो, चूरू में क्यों दे रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या चूरू के लोगों ने शहादत नहीं दी जम्मू कश्मीर के लिए? क्या राजस्थान के सिपाहियों ने और नौजवानों ने और जवानों ने बॉर्डर पर जाकर के जम्मू कश्मीर की रक्षा नहीं की है? क्या की है कि नहीं की है? और ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। ऐसे राष्ट्रभक्तों को तो मैं नमन करता हूं। ये ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है उसके बारे में इस तरीके की वक्तव्य देते हैं। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। प्रियंका जी राजनीति में एक तमन्ना लेकर आई हैं आपकी सेवा के लिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा। पढ़ी लिखी बहन है, आगे काम करना चाहती हैं, निहाल भाई का पूरा समर्थन मिलेगा। आपका भी समर्थन चाहिए और आपके समर्थन के साथ आगे इनको बढ़ाइए। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। तो आप मेरी बात मानेंगे ना? मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे ना? मोदी जी का राम राम घर घर पहुंचाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।